तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिंगचुआन और चुआंग ने जबरदस्त फाइट की। मिंगचुआन चुआंग को 5 बार खत्म करके उसे उसकी असुरा सेलेस्टियल नरक फाउंडेशन टेक्निक को एक्टिवेट करने पर मजबूर कर देता है और फाइनली अपनी मून वर्ड का यूज करते हुए मिंगचुआन ने चुआंग को फिनिश ऑफ कर दिया, जिसके चलते ट्रायल खत्म होकर ये सभी पार्टिसिपेंट सेकंड ट्रायल से बाहर आ गए। लेकिन मिंगचुआन को भी इस ट्रायल के पीछे होने वाले शतरंज के सारे सीक्रेट्स को रिवील करना था, तभी जाकर उसे सुकून मिलेगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक बंदे को देख पाते हैं जिसने सिटी लॉर्ड को खबर दी कि मिंगचुआन ने चुआंग को खत्म कर दिया है। सिर्फ चुआंग नहीं बल्कि उसकी पूरी की पूरी गैंग ही मारी गई। ये सुनकर सिटी लॉर्ड को जरा भी बुरा नहीं लगता। वो तो अपनी कार्विंग को कंटिन्यू करते हुए कहने लगा कि चुआंग की मौत से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस मुझे तो ये जानना है कि मिंगचुआन ने कौन सी टेक्निक का यूज करके चुआंग को मारा था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मिंगचुआन अपनी उस टेक्निक को सीक्रेट रख पाएगा। जिसके बाद हमें एल्डर शाओ दिखाई जाती है जिसने अपने पावर्स का यूज करते हुए चुआंग की बॉडी को हवा में उठा लिया। साथ ही साथ वो चुआंग की आखिरी मेमोरीज को भी एक्सेस कर सकती थी। तो उसने चुआंग की सारी आखिरी यादों को एक्सेस करते हुए मिंगचुआन की उन सभी सीक्रेट टेक्निक के बारे में जान लिया। वो कह रही थी कि ये तो टाई सीक्रेट टेक्निक्स है, यानी कि चुआंग टाई सीक्रेट टेक्निक की मूव ब्लैक सैंड केव हेवन से मारा गया। तो वो अपनी जूनियर चायू को इसके बारे में बताती है। चायू भी ब्लैक सैंड केव हेवन का नाम सुनते ही थोड़ा सा चौंक गया। वो चायू से कह रही थी कि हम तो यानहुआ माउंटेन में इसलिए आए थे ताकि हम भी एक सेंट बने, मगर शायद सेंट बनना हमारी किस्मत में नहीं था। और देखो आज हमें कितनी स्पेशल सीक्रेट टेक्निक के बारे में पता चला, जिस पर चायू कह रहा था कि भले ही हमारा यानहुआ माउंटेन कल्टीवेशन के लिए फेमस है, मगर ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि यहाँ पर कांग युआन का ट्रेजर भी है, जिसे हासिल करने के लिए अब तक तो खून की नदियाँ बह जाती, मगर डीमन इस सिचुएशन का फायदा ना उठाए, इसलिए दोनों पार्टीज खामोश है। जिस पर शाह कहती कि मेरे ख्याल से इन कैंडिडेट के दरमियान एक डीमन का जासूस है। मुझे पूरा यकीन है कि वो बंदा डीमन के ब्लैक डेविल केव से बिलोंग करता होगा, मगर वो बंदा कौन है इसके बारे में हमें पता करना चाहिए। और इसी वजह से इस चैप्टर को नाम दिया गया हु इज द स्पाई। वही दूसरी तरफ मिंगचुआन अपने प्रिमोर्डियल स्पिरिट फॉर्म ज़ैंगशन से कह रहा था कि मैं इस ट्रेजर की सेकंड लेगेसी को जानने के लिए बेकरार हूँ। जिसके बाद मिंगचुआन ने उस ट्रेजर को एक साइड में घुमा दिया और उसके ऐसा करते ही उसमें से कई सारे गोल्डन लेटर्स रिलीज होने लगे। वो वर्ड आपस में जुड़ते हुए इन्हें कुछ लाइंस बताने लगे, जिसमें लिखा था 3 कैरेक्टर क्लासिक मैन इज इनहेरिटेंटली गुड। हालांकि इन लाइंस का क्या मतलब है मिंगचुआन और ज़ैंगशन को जरा भी समझ नहीं आ रहा था। ज़ैंगशन कह रहा था कि आर्टिफैक्ट बहुत ज्यादा स्पेशल है, जरूर से इसकी काफी सारी मिस्ट्रीज होगी, तो हम इस पहेली को इतने आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते। जिस पर मिंगचुआन कहते हैं ठीक है, फिर तुम यहीं पर बैठ के इन्हें स्टडी करो, तब तक मैं जाके अपने दोस्तों से मिल के आता हूँ। जिसके बाद हमें यानहुआ सिटी का सीन दिखाया गया, जहाँ पर एक बोर्ड लग चुका था और एक बंदा यानहुआ माउंटेन की होने वाली ट्रायल के रिजल्ट्स बताने लगा। वो सबको बता रहा था कि ट्रायल के 2 राउंड्स हो चुके हैं और हर एक जीनियस के परफॉर्मेंस को नोटिस करने के बाद हमने रैंकिंग की एक नई लिस्ट बना दी है। तो वहाँ मौजूद सभी लोग क्यूरियस होकर उस लिस्ट को देखने लगे। यानहुआ माउंटेन की ट्रायल में लगभग 500 जीनियस ने पार्टिसिपेट किया था, मगर उसमें से बस जिंदा बचे 50 लोग, और इन 50 में सबसे स्पेशल है पहले 10 नाम, जो कि यानहुआ माउंटेन की रैंकिंग के टॉप 10 जीनियस माने जाएंगे। तो टॉप 10 की लिस्ट में 10वें नंबर पर है शांगुयांग, 9वीं पर 3 जीनियस माने जा रहे थे। अब इनके नाम क्या है ये तो हमें फिलहाल बताया नहीं गया। 8वीं रैंकिंग पर है प्रिंसेस शाओविंग और 7वीं रैंकिंग पर था उसका भाई जोंगशा। 6ठी रैंकिंग पर है सच्चाई की राह पर चलने वाला ज़ैंगली। वहीं पर 5वीं रैंकिंग पर था इमॉर्टल यानफेंग, जिसे कोई भी मार नहीं सकता, और ये बंदा तो खुद की लाइफ से तंग आ चुका है। 4थी रैंकिंग पर था हमारा प्यारा यानजिन, जो कुछ कॉइन्स देकर बुढ़ी के बाल खरीद लेता है। उसके बाद नंबर आता है 3rd रैंकिंग का, जो कि दी गई थी यान शिटोंग को। इस बंदे को तो फुटबॉल खेलने से फुर्सत ही नहीं मिलती। ये तो अच्छा हुआ कि उसकी सीक्रेट टेक्निक भी फुटबॉल से ही रिलेटेड है। जिसके बाद हमें मिंगचुआन दिखाया जाता है, जो कि यानजिन को जबरदस्ती अपने साथ घसीटते हुए ले जा रहा था। वेल चुआंग के साथ मुकाबला जीतने के बाद मिंगचुआन 2nd रैंकिंग पर आ चुका था और फाइनली हमें रैंकिंग की लिस्ट का नंबर 1 जीनियस दिखाया जाता है, जो कि था जी युआनटोंग। इन टॉप 10 जीनियस को देखकर यानहुआ सिटी के लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए, क्योंकि टॉप 10 लिस्ट पर इन्हें इन नए चेहरों को
देखने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और तभी भीड़ को साइड में हटाते हुए वहाँ पर शाओ का एक दोस्त पहुँच जाता है। गाइस, मैं उस शाओ की बात कर रही हूँ जो मिंग चुआन का दोस्त है। वो सबको बताने लगा कि मेरे पास यानहुआ ट्रायल की एक स्पेशल रिपोर्ट है। अगर आपको यानहुआ ट्रायल के बारे में ज्यादा जानना है तो बस 10 कॉइन देने पड़ेंगे। तो बेसिकली ये बच्चा यहाँ पर ट्रायल की न्यूज बेच रहा था। तो लोगों ने तुरंत ही शाओ से वो न्यूज़पेपर खरीदना शुरू कर दिए। इन सबको जानना था कि आखिर चुआंग और मिंग चुआन की फाइट में हुआ क्या। अब शाम के समय हम मिंग चुआन के दोस्त शाओ को देख पाते हैं, जो कि अपने घोड़े को लेकर टाउन से गुजर रहा था। वो देखता है कि टाउन के सभी लोग बस मिंग चुआन की ही चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मिंग चुआन ने इन लोगों के होने वाले राजा यानी कि चुआंग को खत्म कर दिया था। उनमें से कुछ लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ग्रेट जाओ डायनेस्टी का यंग मास्टर एक मामूली से कल्टीवेटर के हाथों मारा जाएगा। साथ ही साथ वो मिंग चुआन की फियांसी यानी कि लिनक्यू के बारे में भी बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि उस बंदी के पास तो प्योर ब्लड फिनिक्स बॉडी है। तो अब इन सारे लोगों की गॉसिप सुनने के बाद शाओ एक तबेले में आ जाता है। वो उन्हों को बता रहा था कि शायद मिंग चुआन जरूर से एक गॉड बनेगा। मैं तो पहले से ही जानता था कि मिंग चुआन काफी ज्यादा स्पेशल है। उसके जैसा पावरफुल बंदा यहाँ पर कोई नहीं होगा। मगर फिर भी यहाँ के लोगों ने उसे हल्के में लेने की कोशिश की। साथ ही साथ हम देख पाते हैं कि शाओ यहाँ पर कुछ काफ कर रहा है। वो उन्हों को बताता है कि मिंग चुआन एक रईस फैमिली से बिलोंग करता है। पता नहीं उसे मेरा ये गिफ्ट कैसा लगेगा। मगर ओनो उसे अपनी अजीब सी आवाज में बता रहा था कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, उस बेवकूफ मिंग चुआन को तुम्हारा तोहफा जरूर से पसंद आएगा। और तभी वहाँ पर वो न्यूज़पेपर बांटने वाला बंदा पहुँच जाता है। वो शाओ से कह रहा था कि भाई अच्छा हुआ तूने मुझे यानहुआ माउंटेन के ट्रायल के अंदर की सारी गॉसिप बताई। उन्हीं सारी खबरों को बेचकर देख मैंने कितने सारे पैसे कमाए। मगर ये सब तेरी वजह से ही पॉसिबल हुआ। तो चल आज मैं तुझे निंगशेंग पवेलियन में घुमाने ले जाता हूँ। लेकिन शाओ ने उसके साथ जाने के लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कि थोड़ी देर बाद मुझे ओनो की कंघी करनी है, इसलिए मैं टाइम बर्बाद नहीं कर सकता। जिस पर वो बच्चा कहता है पता नहीं इस गधे की कंघी करके तुझे क्या ही मिलेगा, इससे अच्छा तो तू मेरे साथ पार्टी करने चल। मगर शाओ से गुस्से से बताता है कि ये गधा नहीं बल्कि घोड़ा है। जब भी कोई शाओ के घोड़े को गधा बोलता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। पता नहीं ये गधे घोड़े की मिस्ट्री कभी सॉल्व होगी। जिसके बाद वो मायूस होकर अपने काफ किए हुए स्टैचू से पूछने लगा कि क्या मिंग चुआन अब मुझे पसंद नहीं करेगा। मेरे ख्याल से वो अब मेरे साथ दोस्ती तोड़ देगा, क्योंकि वो टॉप 10 रैंकिंग पर पहुंच चुका है। जिसके बाद वो ओनो को लेकर सीधा अपने घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में वो ओनो को बता रहा था कि मिंग चुआन और मैं हम दोनों भी अलग अलग दुनिया से बिलोंग करते हैं। वो आगे चलकर एक गॉड बनेगा और मैं एक मामूली सा मॉर्टल। मैंने तो उसके साथ दोस्ती करने का भी सोचना नहीं चाहिए। शायद अब मैंने भी मूव ऑन कर लेना चाहिए। जिसके बाद वो अपने दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया। वो देखता है कि वहाँ पर किसी ने लैंटर्न लगा दिए हैं, इसलिए शाओ ने तुरंत ही जाकर दरवाजे को ओपन किया। वो देखता है कि वहाँ पर मिंग चुआन के काफी दोस्त जमा हो चुके हैं। वहाँ पर हम लिनशु को भी देख पाते हैं जो कि खाना पका रही थी। वेल ये वही बंदी है जिसने मिंग चुआन की इंजुरीज को हील किया था। साथ ही साथ यांजिन भी खाना पकाने के लिए लकड़ियाँ प्रिपेयर कर रहा था। वहीं पर हम निंग नाम के बंदे को देखते हैं। वेल मार्केट में इसका फूलों का शॉप था और वो शाओ को बताता है कि मुझे यहाँ पर कई सारे पेड़ पौधे लाने का ऑर्डर दिया गया था। लेकिन शाओ तो बस मिंग चुआन को ही ढूंढने लगा। और तभी मिंग चुआन उसे आवाज देकर कहता है कि शाओ मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। मिंग चुआन को देखते ही शाओ से पहले उसका घोड़ा ओनो ही मिंग चुआन की तरफ भागने लगा। लेकिन मिंग चुआन कह रहा था शाओ तेरे गधे को मेरे पास मत आने देना, वरना ये मेरी सारी पेंटिंग खराब कर देगा। जिस पर शाओ अपना रोज वाला डायलॉग मार देता है। वो कह रहा था कि ओनो गधा नहीं बल्कि घोड़ा है। उसी वक्त लिनक्यू भी शाओ से बात करने आ जाती है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसे बता रही थी कि मेरा नाम है लिनक्यू और मैं मिंग चुआन की फियांसी हूँ। शाओ तो लिनक्यू को देखकर काफी ज्यादा नर्वस हो गया। वो कहता है कि मेरा नाम है शाओ। उसे सहमा हुआ देखकर मिंग चुआन लिनक्यू को बताने लगा कि यानहुआ सिटी में आने के बाद यही मेरा सबसे पहला दोस्त बना था। मिंग चुआन के मुंह से दोस्त ये लफ्ज सुनकर शाओ काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। जिसके बाद वो लिनक्यू से हाथ मिलाते हुए कहने लगा कि मैं हूँ शाओ और मैं मिंग चुआन का दोस्त हूँ। वहीं पर यांजिन अपनी चॉपस्टिक्स को धार लगाते हुए कहने लगा कि दोस्तों अगर तुम्हारी बातें हो गई हो तो जल्दी से खाना खाने आ जाओ, मुझे तो काफी जोरों की भूख लगी है। साथ ही साथ ये लोग निंग को भी डिनर करने के लिए बुला रहे थे। मगर निंग कहता है ना मुझे शॉप में वापस जाना होगा, बस इन पौधों को रोज के रोज पानी दिया करो। मिंग चुआन कह रहा था कि फ्लावर शॉप वाला बंदा तो फूलों से सच में काफी ज्यादा प्यार करता है। निंग भी उसकी तारीफें सुनकर चुपचाप से वहाँ से चला गया। जिसके बाद ये लोग डिनर करना स्टार्ट कर देते हैं। इन्होंने शाओ के लिए काफी सारी डिशेस बाहर
से भी मंगाई थी, जो कि शाओ को बहुत ज्यादा पसंद आई। मगर शाओ अभी भी काफी ज्यादा नर्वस था। तो लिंशु उससे पूछती कि शाओ आखिर तुम्हें हो क्या गया है? जब से तुम आए हो तब से एक बार भी ढंग से बात नहीं की। तो शाओ से बताता है कि मुझे इतने सारे लोगों में रहने की आदत नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा सा नर्वसनेस फील हो रहा, लेकिन मुझे खुशी हुई कि आप सभी लोगों से मेरी मुलाकात हो गई। उसी वक्त शाओ मिंगचुआन को अपना गिफ्ट भी दे देता है। वो कह रहा था कि मैंने तुम्हारे लिए बनाया था। मिंगचुआन तो उस गिफ्ट को देखकर थोड़ा सा इमोशनल हो गया। साथ ही साथ लिनक्यू को भी वो तोहफा काफी ज्यादा पसंद आया था। उस कार्विंग को केयरफुली ऑब्जर्व करते हुए शाओ से पूछने लगी कि तुमने किस खुशी में मिंगचुआन को गिफ्ट दिया है। जिस पर शाओ जवाब देते हुए कहने लगा कि मिंगचुआन ने टॉप 10 में क्वालिफाई किया है, इसलिए मैं मेरे दोस्त को एक तोहफा देना चाहता था। जिस पर मिंगचुआन कहता है कि इतना खूबसूरत तोहफा मुझे आज तक नहीं मिला था। तभी शाओ कहता है यानजिन भैया, मैंने आपके लिए भी एक गिफ्ट बनाया है। गिफ्ट का नाम सुनते ही यानजिन थोड़ा सा चौंक गया, क्योंकि आज तक यानजिन को किसी ने कोई तोहफा नहीं दिया था। वेल शाओ ने यानजिन के लिए भी एक कार्विंग बना के रखी थी, जो कि यानजिन को बहुत ज्यादा पसंद आई। शाओ कह रहा था कि मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि लिनक्यू और आंटी लिंशु भी यहाँ आ जाएंगे, इसलिए मैंने उनके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं की। मगर अगली बार मैं आप दोनों के लिए भी एक अच्छा सा तोहफा प्रिपेयर करूंगा। जो सुनकर लिनक्यू ने शाओ को एडवांस में ही थैंक यू बोल दिया। साथ ही साथ हमें वहाँ पर मिंगचुआन की ड्राइंग भी दिखाई जाती है। उस ड्राइंग में मिंगचुआन ने अपने सारे दोस्तों को शामिल किया था। सरप्राइजिंगली मिंगचुआन ने उस ड्राइंग में शाओ के घोड़े को भी शामिल कर दिया, जबकि उसका और उस घोड़े का 36 का आंकड़ा है। इधर मिंगचुआन यानजिन से कह रहा था कि तू जरा अपने खाने का स्पीड कम कर, वरना हम सबको भूखा मरना पड़ेगा। वहीं पर उन्होंने भी अपना डिनर फिनिश किया था। थोड़ी देर बाद शाओ यानजिन से पूछने लगा कि वो मिंगचुआन उस लड़की के साथ क्या कर रहा है, जिस पर यानजिन कह रहा था कि तुमने उन दोनों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम ये सारी बातें समझने के लिए काफी छोटे हो। इधर मिंगचुआन लिनक्यू के कंधे पर सिर रख के कह रहा था कि मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया। तो लिनक्यू भी उसे अफेक्शन शो करते हुए कहने लगी कि हाँ, मैंने भी तुम्हें काफी ज्यादा याद किया था, और देखो फाइनली हम दोनों साथ हैं। वही दूसरी तरफ निंग अपनी फ्लावर की शॉप पर पहुंच चुका था। वहाँ पर उसकी मुलाकात हुई सिटी लॉर्ड से। वेल सिटी लॉर्ड का रियल फॉर्म नहीं था, इसलिए निंग उसे पहचान नहीं पाया। सिटी लॉर्ड उसे बता रहा था कि मैं यहाँ पर एपी फिल्म हब को खरीदने आया हूँ। तो निंग तुरंत एक फ्लावर पॉट उसके हवाले कर देता है। वो कह रहा था कि आपको इस पौधे की खास केयर करनी होगी, इसे ग्रो करने में काफी सारी मेहनत लग सकती है, तो आपको इस पर ध्यान देना होगा। तो सिटी लॉर्ड उसे पैसे देते हुए कहने लगा कि वैसे भी मेरे पास दूसरा कोई काम नहीं है, मैं जरूर से इस पौधे का ख्याल रखूंगा। अब अगले दिन हमें यानहुआ माउंटेन का ट्रेनिंग हॉल दिखाया गया। यहाँ पर काफी सारे जीनियस जमा हो गए थे। वेल यहाँ पर वही लोग मौजूद है जिन्हें एल्डर शाओ ने इवल स्टार गिफ्ट किया था। उतने में वहाँ पर एंट्री हुई जिनियो की। वो इन लोगों से कह रही थी कि आज से 10 दिनों तक मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगी। वेल इस ट्रेनिंग में इवल स्टार को कैसे रिफाइन किया जाए यही मैं तुम्हें सिखाने वाली हूँ। साथ ही साथ इवल स्टार को प्रैक्टिस कैसे किया जाए ये भी तुम्हें सिखाया जाएगा। तभी एक बंदे ने जिनियो की इंस्ट्रक्शन सुने बिना ही उस स्टार को कंज्यूम कर लिया। उसके ऐसा करते ही उसे काफी सारी तकलीफ होकर खून की उल्टियाँ शुरू हो गई, जो देखकर जिनियो को इस बंदे पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मगर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए इन सबको बताने लगी कि अगर तुम्हें इवल स्टार को अटैक करना है तो अंडरवर्ल्ड पर फोकस करना होगा। जिसके बाद उसने सभी लोगों को इवल स्टार को एब्जॉर्ब करने की ऑर्डर दी, और उन सभी का इवल स्टार ने बुरा हाल कर दिया। जिनियो ने बता रही थी कि इवल स्टार को रिफाइन करना सबसे मुश्किल टास्क है, क्योंकि ये तुम पर ही बैकफायर करेगा। दरअसल इवल स्टार हेवन एंड अर्थ का एक पॉइजन है। इसके अंदर ही सबसे ज्यादा भयानक डोमिनेटिंग, इसके अंदर ही सबसे ज्यादा भयानक इवल ऑरा पाई जाती है। ये इवल स्टार उन लोगों पर सबसे ज्यादा भारी पड़ता है जिनके अंदर 7 इमोशन और 6 डिजायर सबसे ज्यादा एक्टिव हो। जिस बंदे में लालच ज्यादा भरी हो उसका इवल स्टार भी उतना ही ज्यादा खतरनाक होगा। तो तुम्हें अपनी लालच और डिजायर को थोड़ा सा साइड में हटाकर ही इसे रिफाइन करना है। तुम जितने ज्यादा इवल को अट्रैक्ट करोगे तुम्हारे पास उतनी ही ज्यादा पावर होगी, और इसी वजह से इस टेक्निक का नाम पड़ा 5 कलर स्पिरिट। हजारों सालों में बस गिने चुने लोगों ने इस टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर किया है। भले यहाँ पर जिनियो ने मिंगचुआन के नाम का जिक्र नहीं किया, मगर वो भी उन गिने चुने लोगों में शामिल था जिन्होंने 5 कलर स्पिरिट को मास्टर किया है। तभी एक बंदा जिनियो से पूछने लगा कि सीनियर आपने बताया था कि 7 इमोशन और 6 डिजायर इन इवल स्पिरिट को अट्रैक्ट करते हैं, तो 7 और 6 मिलाकर होते हैं 13। तो उस हिसाब से हमारे पास 13 इवल स्पिरिट पावर आनी चाहिए, फिर आप हमें 5 कलर स्पिरिट ही क्यों सिखा रही हो? जिस पर जिनियो कह रही थी कि तुम लोगों के पास कितने इवल स्पिरिट की पावर होनी चाहिए इसे हम नहीं बल्कि गॉड्स ही डिसाइड करते हैं, तो इसके बारे में मेरे पास भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। गाइस यहाँ पर जिनियो को भी पता नहीं था कि मिंगचुआन के पास 5 कलर स्पिरिट नहीं बल्कि 7 कलर स्पिरिट की पावर है। अब अगले सीन में हमें यानहुआ माउंटेन के एक टेरिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिंग
मिंगचुआन यान शिटोंग के साथ फुटबॉल का मैच खेलने पहुंच चुका था। मिंगचुआन तो बस उस फुटबॉल को घूरी जा रहा था, जो देखकर यान शिटोंग कहता है कि कहीं तुम्हें मैच से डर तो नहीं लग रहा? घबराओ मत, मैं तुम्हें इतने आसानी से नहीं हराऊंगा। जिस पर मिंगचुआन कह रहा था, ना मुझे डर नहीं लग रहा, बल्कि एक लंबे अरसे के बाद मैं फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ी सी पुरानी यादों को ताजा कर रहा था। जिसके बाद इन लोगों में फुटबॉल का एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। इस गेम में ये दोनों भी अपनी अपनी मैजिकल पावर का यूज कर रहे थे। इसी दरमियान पहला गोल किया यान शिटोंग ने, तो मिंगचुआन को काफी ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा था। वहीं पर मिंगचुआन कहता है, भाई तू ज्यादा उड़ मत, रुक मैं अभी तुझे जमीन पर लेके आता हूँ। जिसके बाद मिंगचुआन अपनी फुल पावर का यूज करते हुए इस बॉल को रिलीज कर देता है। साथ ही साथ मिंगचुआन की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उसने यान शिटोंग के सामने से बॉल छीन लिया। ये देखकर तो यान शिटोंग भी एक सेकंड के लिए शॉक हो जाता है। उसे गोल करता हुआ देखकर यान शिटोंग कहने लगा कि चलो फाइनली मुझे एक काम का अपोनेंट मिल चुका है, अब इसके साथ तो मेरी काफी अच्छे से प्रैक्टिस होगी। अब इन दोनों का तड़कता भड़कता गेम ऐसे ही जारी था। ये तो बस नाम के लिए एक फुटबॉल की मैच थी, बल्कि असल में तो ये लोग बस अपनी मैजिकल पावर को शो ऑफ कर रहे थे। इन दोनों ने लगातार एक दूसरे को क्लोज टक्कर दी, मगर फाइनली इस मुकाबले में जीत होती है मिंगचुआन की। यान शिटोंग तो इस मैच से काफी ज्यादा खुश था। वो कहता है, मिंगचुआन वाकई तेरे साथ फुटबॉल खेलना मजे का है और ऐसा ही मजा मुझे हर रोज चाहिए। साथ ही साथ तो मिंगचुआन से कह रहा था कि चुआंग अब मर चुका है, मगर तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि कोई तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। मैं दिल से नहीं चाहता कि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाए, और इसीलिए मैं एक अंदर की बात तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। दरअसल चुआंग की मौत के बाद ही चू फैमिली का लॉर्ड सिटी में वापिस आ चुका है, इसलिए तुम्हें उससे थोड़ा सा संभाल कर रहना होगा। मेरी मानो तो तुम उस जिन्यू से मुलाकात कर लो, शायद वो तुम्हें कुछ काम की बात बताए। इसलिए मिंगचुआन तुरंत ही जिन्यू से मिलने पहुंच जाता है। जिन्यू से कह रही थी कि मिंगचुआन तुम तो कुछ ज्यादा ही खामोश लग रहे हो, बताओ मुझे क्या हुआ? जिस पर मिंगचुआन कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मुझे ये प्लानिंग प्लॉटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं, बताओ तुम लोग मेरे साथ क्या गेम खेल रहे हो? तो जिन्यू से तुरंत ही यानहुआ माउंटेन में खेली जाने वाली शतरंज की गेम के बारे में बताने लगी। वो कह रही थी कि सिटी लॉर्ड और हमारे जनरल के दरमियान एक शतरंज का दाव खेला जा रहा है, और तुम्हारे बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से सिटी लॉर्ड अपने पहले 2 राउंड हार चुका है। मिंगचुआन को तो पता ही नहीं था कि इस सिटी का कोई लॉर्ड भी है। जिन्यू से कह रही थी कि यानहुआ सिटी के लॉर्ड का नाम है गेजुआन, और वो काफी ज्यादा एजेड है। तभी मिंगचुआन ने उससे पूछ लिया कि बताओ इस ट्रायल का और मेरा क्या कनेक्शन है? आखिर तुम लोग मुझे चेस पीस जैसा यूज क्यों कर रहे हो? जिस पर जिन्यू बता रही थी कि यानहुआ माउंटेन में जब भी ट्रायल्स होती है, सभी कैंडिडेट में से 10 लोगों को गॉड के लिए चुना जाता है, मगर क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि 10 लोग कम है? तो हमारा मकसद है ज्यादा से ज्यादा लोग पावरफुल बने, ताकि डीमंस की होने वाली जंग में हम इस दुनिया को बचा पाए। मगर ये सब हमें यानहुआ माउंटेन के रूल्स को ब्रेक करके करना होगा। ये सुनते ही मिंगचुआन समझ गया। वो कहता है, जिन्यू शायद तुम अपने इस मकसद को बॉडी रिफाइनमेंट के जरिए अचीव करना चाहती हो। जिस पर जिन्यू कह रही थी, हाँ हम यहाँ पर बॉडी रिफाइनमेंट की एक नई एरा की शुरुआत करना चाहते हैं, मगर इसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं। लेकिन हमारी इस बॉडी रिफाइनमेंट की कल्टीवेशन मेथड में कुछ कमियां हैं। हम फिलहाल इसमें बस ग्रेट सन रेल्म तक ही कल्टीवेट कर सकते हैं। अगर हमें गॉड जैसी पावरफुल आर्मी बनानी है तो हमें ग्रेट सन रेल्म से भी आगे जाना होगा, और इसी वजह से तुम भी इस चेस गेम का हिस्सा बन गए। अगर तुम तीसरी ट्रायल को भी पास करते हो तो कांगयोन का इनहेरिटेंस तुम्हें मिल जाएगा। उस ट्रेजर के अंदर एक आर्टिफैक्ट है जो कि तुम्हें बॉडी रिफाइनमेंट के अलग ही लेवल पर पहुंचा देगा। हमारे जनरल कल्टीवेशन की एक नई पाथ की शुरुआत करना चाहते थे, और बस तुम ही उनके सपनों को पूरा कर सकते हो। और मिंगचुआन तुम ही बनोगे वो पहले शख्स जिसने एक नहीं बल्कि 2 कल्टीवेशन मेथड का यूज किया है। तुम्हारे जरिए हम इस दुनिया को बॉडी रिफाइनमेंट की नई एरा से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब अगली सीन में हम देख पाते हैं कि मिंगचुआन वहाँ से बाहर आ चुका है। शाओ और ओनो उसी मेंशन के बाहर उसका वेट कर रहे थे। तभी शाओ ने नोटिस किया कि मिंगचुआन अपने ख्यालों में खोया हुआ है। मिंगचुआन को जिन्यू ने कई सारी बातें याद आ रही थी। उसने उसे बोला था कि अब तुम्हें काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। हमने ऑलरेडी सिटी लॉर्ड को 2 बार हरा दिया है, इसीलिए तीसरे दाव को जीतने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। वहीं पर हमें हैट पहना हुआ लॉर्ड चू दिखाया जाता है, जिसके आने की खबर जनरल को भी मिल गई थी। जनरल को पता था कि लॉर्ड चू आते ही मिंगचुआन को खत्म करने की कोशिश करेगा, जिस वजह से वो काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वहीं दूसरी तरफ शाओ मिंगचुआन को लिनक्यू के बारे में पूछने लगा। वो कहता है, क्या लिनक्यू आपकी बचपन की दोस्त है? जिस पर मिंगचुआन कह रहा था, हाँ हम दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स हैं। अब ये सुनकर शाओ अपनी जगह पर रुक गया। वो कहने लगा कि अगर उस हिसाब से देखा जाए तो फिर ये ओनो ही मेरा चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है। ये सुनते ही मिंगचुआन जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है कि ये तुम्हारा बचपन का प्यार नहीं हो सकता। जिस पर शाओ कहते हैं, भाई क्यों नहीं हो सकता, हम दोनों भी साथ में ही पले बड़े हैं। जिस पर मिंगचुआन कहता है कि ये बात जब तुम बड़े हो जाओगे
तब खुद ही तुम्हें पता चलेगी। वहीं दूसरी तरफ हम सिटी लॉर्ड को देखते हैं, जिसने शतरंज के प्यादों को खाकर उसकी उल्टियाँ करना शुरू कर दी थी। उसकी वोमिटिंग में ब्लैक कलर का ढेर सारा लिक्विड रिलीज होने लगा। वेल, इस बंदे ने ऐसा क्यों किया था ये फिलहाल तो हमें बताया नहीं गया। वहीं दूसरी तरफ हम सिटी में कुछ असासिन्स को देख पाते हैं, जो कि मेंगचुआन का शिकार करने के लिए पहुंच चुके थे। साथ ही साथ कमांडर भी अपने घोड़े पर सवार होकर बड़ी तेजी से मेंगचुआन की तरफ आगे बढ़ रहे थे, ताकि वो आने वाली मुसीबत से मेंगचुआन को बचा पाए। वहीं पर मेंगचुआन देख पा रहा था कि वो पूरी जगह अपने आप कवर हो चुकी है, मानो वहाँ पर कोई पावरफुल फॉर्मेशन सेटअप हो गया। साथ ही साथ हम उस फॉर्मेशन में असासिन्स को भी देख पाते हैं। इधर सिटी लॉर्ड उल्टियाँ कर करके थक गया था। वो एल्डर शाह से कह रहा था कि हमें जल्द से जल्द उस जासूस को ढूंढना होगा, वरना हमारी यानहुआ सिटी के सारे राज रिवील हो जाएंगे। इन असासिन्स को देखते ही मेंगचुआन को याद आया कि जब वो पहली बार यानहुआ सिटी में आया था तब इन्हीं लोगों ने उस पर हमला किया था। अब तक तो मेंगचुआन सारा गेम समझ जाता है। वो कहता है कि अच्छा, तो ये सारे असासिन सिटी लॉर्ड के लिए काम करते हैं। सिटी लॉर्ड तो शुरू से ही नहीं चाहता था कि मैं इस ट्रायल में पार्टिसिपेट करूं, लेकिन ये डिसीजन तो मेरा होगा। मैं नहीं चाहता कि कोई इसमें इंटरफेयर करे। जिसके बाद मेंगचुआन भी उन लोगों के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो गया। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।